नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर कल प्रधानमंत्री जी चले ही गए, फाइनली माने नहीं। लोकसभा में तो डर के मारे गए नहीं जैसा आरोप लग रहा है, लेकिन राज्यसभा में वो चले गए। अब कैसे चले गए नहीं पता, जरा वो समझाइएगा। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त आज प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें कुछ जो नारे लग रहे हैं मैं वो सुनवाना चाहता हूँ दर्शकों को। वो सुनवा करके सवाल लेकर के आपके पास आता हूँ। सुनाइए जरा, बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से सुनिए। जो चित समझो वही करो, 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 जो चित समझो वही करो। सर आज के ये जो शब्द हैं, 5 शब्द, जो उचित समझो वही करो। मोदी जी इस शब्द से पिछले 2 दिन से ऐसे घबराए घबराए घूम रहे हैं कि उसी डर के चलते वो लोकसभा में नहीं गए। राज्यसभा में वो गए, बोले, वहां पर वो 97 मिनट का समय उन्होंने खर्च किया, एनर्जी लगाई उन्होंने राहुल गांधी के इस पूरे सवाल को खत्म करने के लिए। सारी कोशिशें उन्होंने कर ली। सवाल ये है सर कि क्या ये जो 5 शब्द हैं, ये शब्द खत्म हो गए, इनका असर खत्म हो गया, ये या फिर ये शब्द मोदी जी को लंबे समय तक डराते रहेंगे? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 97 मिनट का जवाब जो प्रधानमंत्री जी ने कल दिया था, उसका जवाब 5 मिनट के अंदर जब आज उनसे रिएक्शन पूछा कम कैमरे पे, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा राहुल गांधी ने कि जो उचित समझो वही करो। मतलब कि जो चीज मोदी जी को पिछले 3 दिन से हॉन्ट कर रही है, और अब ये 5 शब्द राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे लोकसभा के अंदर, यही तो बताना चाह रहे थे कि राजनाथ सिंह का दम और प्रधानमंत्री मोदी जी का दम, लाल आंखों का दम। जब चाइना का मसला सामने आया, जब चाइना की फौज हमारी कैलाश रिज की तरफ बढ़ रही थी टैंक लेकर के, तब प्रधानमंत्री का यह जवाब था, जो उचित समझो वही करो। और ये ना तो राहुल गांधी की सोच का हिस्सा है ना किसी और की, ये कोट अनकोट है जनरल नरावणे की किताब का, जो उस समय सेना प्रमुख थे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति किस चीज पर है? कथित राष्ट्रवाद, सेना प्रेम, लाल आंखें, पाकिस्तान, 56 इंची, डंकापति, विश्वगुरु। सबसे बड़ा है राष्ट्रवाद। 90 के बाद से लगातार राष्ट्रवाद को उठाए घूम रहे हैं, और सेना को जब जरूरत पड़ी तब आप उसका कहीं भी मार्गदर्शन करने के लिए कहीं आए नहीं। तो मतलब जो आज राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया प्रधानमंत्री की 97 मिनट में, ये शब्द कह करके, इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री को बहुत लंबे समय तक हॉन्ट करेंगे, और खासतौर पर वो लोकसभा में कब तक नहीं आएंगे बताइए आप, कब तक खैर मनाएंगे? किताब तो रेडी है राहुल गांधी के पास। अब तो चलो मलेशिया चले जाएंगे 2 दिन, कोई बात नहीं, हाउस भी ब्रेक हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, राज्यसभा में फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन लोकसभा में तो आए बिना काम नहीं चलेगा। जब भी आएंगे उनको किताब भेंट कर दी जाएगी। वो कैसा सीन होगा, थोड़ा सोचिएगा उस बात को। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सवाल आज जो ये बात कही कि जो उचित समझो वही करो, बाकायदा पूरा प्रदर्शन था इस बात पर भी, प्लस जो ट्रेड डील की है उसको ट्रैप डील बता करके। तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इधर उधर के सवाल जवाब में उलझेंगे ही नहीं। जनरल नरावणे की किताब से जो जिन बोतल से निकल चुका है, सरकार को और खुद मोदी जी को उसका जवाब कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। देंगे तो फंसेंगे, नहीं देंगे तो फंसेंगे। तो राष्ट्रवाद का जो चोला था वो पूरे का पूरा जनरल नरावणे के इन 5 शब्दों ने, जो पहले जनरल नरावणे ने लिखे कोट एंड कोट, और उसके बाद राहुल गांधी उसको यूं का यूं रेफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज बेसिकली आई कहां से? तेजस्वी सूर्या ने जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद को जिस तरीके से अटैक किया, और इंस्टेंटली राहुल गांधी ने ये बात उठाकर उस दिन छपी थी, आपको ध्यान होगा ये कारवा में उस दिन ये समीक्षा छपी थी 35 पेज की, जो किताब थी जनरल नरावणे की। तो उन्होंने इसको कोट करना चाहा, इन भाइयों ने उसे 3 दिन तक कोट नहीं करने दिया। फिर महिलाओं के हमले की बात हुई कि महिलाएं हमला कर देती, पूरा उनको स्पीकर साहब को कहीं से आकाशवाणी हुई, तो मोदी जी वहां से तो निकल के चले गए, राज्यसभा में भाषण देके कर लिया जो करना था। इन शब्दों का जवाब देंगे तो फंसे, नहीं देंगे तो फंसे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दीज 5 वर्ड्स विल हॉन्ट नॉट ओनली मिस्टर मोदी, हिज पार्टी, हिज गवर्नमेंट एंड हिज होल इकोसिस्टम इन द डेज टू कम। अब ये सर जो 5 ये शब्द हैं, एक तरफ ट्रेड डील की बात चल रही है, ट्रेड डील पर सवाल चल रहा है, ट्रेड डील पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, लगातार ट्रेड डील को लेकर के देखा जा रहा है। और केवल संसद में नहीं हो रहा है, संसद के बाहर भी हम ये देख रहे हैं कि क्या हालात बने हैं ट्रेड डील को लेकर के, कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जयशंकर विदेश मंत्री हो, या ये जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान,
इन सबको तो क्या गजब लोग सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए कैसे ट्रोल कर रहे हैं और कैसे कैसे सवाल उनसे पूछ रहे हैं। और ये इनमें से भाई साहब गजब ये भी लोग हैं कि एक सिंगल जवाब किसी ने अब तक अपने मुंह से नहीं दिया है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जवाब दें। अलबत्ता वो मीडिया के सामने पीयूष गोयल आए, बैठे, बता दिया कि ट्रेड डील जो है वो अभी फाइनल हो रही है, वो उस पर अभी तैयार हो रही है, ये सब बता रहे हैं। और दूसरी तरफ वाहवाही भी चल रही है। तो ये सब कितने बड़े सवाल हैं। ट्रेड डील की जो नाकामी है और उसके ऊपर से ये 5 शब्द कि जो उचित लगे वो करो, बड़ा मुद्दा एक मिल गया है विपक्ष को। राम प्रकाश जी, मुद्दा तो ये भी बनेगा। आप पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए। 1 तारीख को उसके न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर अडानी की फर्म समन रिसीव करती है, अडानी और उनका बेटा भतीजा सागर अडानी। 2 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री जी लेट नाइट 10:30 बजे के आसपास ट्रंप ट्वीट करते हैं ट्रेड डील को लेकर के। एक तरफा बात हुई फोन पे और वो किया। मोदी जी ने एक पल नहीं लगाया। मैंने फोटो भेजा, उसमें 3 पिक्चर्स हैं, जिसमें ऊपर जयशंकर हैं, फिर अपने पीयूष गोयल है और नीचे मोदी जी है। वो दिखाइएगा दर्शकों को, ये क्रोनोलॉजी दिखाता है। 3 तारीख को सुबह सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर दिया एनडीए की मीटिंग के अंदर। हिस्टोरिक डील फैसिलिटेट में, ठीक, प्रधानमंत्री जी को बड़ी सी माला पहना दी, वो देखा होगा आपने। उसके बाद 4 तारीख को आया अपने कौन, पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, जो इस पूरे मामले को देखना चाहिए, जिनको देख ही रहे थे। मोदी जी कह रहे कि ट्रेड डील होगी, ठीक। 3 तारीख का ही अमित शाह का ट्वीट देख लीजिए, उसमें कहा कि ट्रेड डील होगी, कोई डिटेल्स नहीं बताई। 4 तारीख को कॉमर्स मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि हाउस सेशन के अंदर है। जब सेशन हो, चल रहा हो, तो नीतिगत घोषणाएं कहां की जाती है, हाउस के अंदर या बाहर? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो क्या कहते हैं कि ट्रेड डील नेगोशिएशंस आर स्टिल अंडर वे। तो फिर मोदी जी सम्मानित किस बात के होंगे? 3 को सम्मानित हो चुके हैं, 4 को वो कह रहे हैं। अब 5 तारीख का देख लीजिए, वो दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको दर्शकों के लिए। 5 को फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर 5 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में ही है वो, और वो कह रहे हैं कि आई डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ ट्रेड डील। तो कैसी अद्भुत सरकार है आपकी, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में डील का मतलब बोफर्स डील होता था, अब ट्रेड डील होता है। कल प्रधानमंत्री ने कहा ये लाइन, लेकिन ये नहीं बताया कि ट्रेड डील के अंदर क्या है। सारा देश जानना क्या चाहता है कि ट्रेड डील के अंदर क्या है। भारत की जो इतने लंबे समय से जो रिजर्वेशंस थी ट्रेड डील के ऊपर, वो क्या थी? वो ये थी कि हम एग्रीकल्चर को और अपनी डेयरी को उनके पास नहीं खोल सकते अमेरिका के लिए, यही बात थी। प्लस बहुत सारे एथिकल इश्यू है कि उनकी गायें जिस तरीके का वो खाती है, मांस खाती है उनकी गाय, हमारे यहाँ रिलीजियस एक वो चीज है। तो वहां के जो काऊ के प्रोडक्ट्स है, जो मांस खाकर के जो प्रोडक्ट उससे बने हैं, क्या इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल होगा? ट्रंप कह रहे हैं, अपनी उनका ट्वीट दिखा दीजिए बेशक, वो क्या कह रहे हैं कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स पे और एग्री प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया ना। और ट्रंप की किसी भी बात को अभी तक किसी ने नेगेट किया है क्या? केवल कॉमर्स मिनिस्टर का ये कह देना कि नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन। फिर ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री कैसे कह रहे हैं कि ट्रेड डील कर ली, प्रधानमंत्री कह रहे डील होगी, मैं कह रहा हूं कहां हुई, साइन दिखाइए। मैं कह रहा हूं वो कागज दिखाइए जिसके ऊपर ट्रेड डील हुई, कौन से उसकी स्टिपुलेशन है, क्या क्या चीजें हमने उनको दी, क्या उन्होंने हमें दी। डील तो रिटर्न में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में। कल कहते हैं कि मार्च तक उसका ड्राफ्ट सामने आएगा। फिर माला पहनने की क्या जल्दी थी 3 तारीख को, राम प्रकाश जी? जब सारे काम हो जाते तो और बड़ी माला पहन लेते, देश के हित में होती तो हम भी प्रशंसा करते, हम भी पहनाते माला। बिना कुछ किए ये माला पहनने का कार्यक्रम कभी आपने सुना है पहले? इससे पहले कितनी जल्दी है माला पहनने की। तो बेसिकली सरकार जो चीज अभी तक हुई नहीं और जिसको लेकर के उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब होता है राम प्रकाश जी? कि जो आप मुझ पे लगाएंगे मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। ट्रंप का ट्वीट देखा आपने, क्या कह रहा है कि वी विल चार्ज 18% फ्रॉम इंडियन गुड्स एंड दे विल चार्ज 0%। फिर ये रेसिप्रोकल कैसे हुआ? रेसिप्रोकल है? हमारे यहां से किसी की आवाज आई? प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े होकर कह रहे कि ट्रेड डील होगी, इतने देशों के साथ होगी, यूरोपियन यूनियन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, लेकिन वहां के तमाम देशों के अंदर अभी उसको वेट होना है उनकी पार्लियामेंट के अंदर। इट्स ए प्रोसेस, इट विल टेक ए ईयर। वो चीजें बताइए देश को, क्या क्या चीजों पर सहमत हुए आप, किन किन चीजों पर असहमत हुए, नहीं बताते। केवल ये है कि होगी, बस आपके कहने से नहीं होगी ना। जो कुछ वो ट्रंप कह रहा है अगर वो लागू हुआ तो इस देश का कृषि, इस देश के पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे, इस देश का जो अपना छोटा एमएसएमई सब खत्म हो जाएगा। इस बात का जवाब कोई दे ही नहीं रहा।
जो पूछे वो देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने कितनी सहजता से कहा कल कि ट्रेड डील हो गई है अमेरिका से। आज पूरी दुनिया भारत के पीछे ट्रेड डील के लिए। ट्रंप ने क्या कहा था? भारत की डेड इकोनॉमी, भारत की जीरो ग्रोथ, ये ट्रंप ने कहा था। अब वो कह रहे माई ग्रेट फ्रेंड इंडियन इज ए वेरी डियर फ्रेंड। तो इस देश के सम्मान से ज्यादा प्रधानमंत्री का सम्मान बड़ा है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था को मृत बता करके हमारा प्रधानमंत्री उनका दोस्त हो सकता है क्या? मैं आपको गालियां दूं और वैसे मित्रता है हमारी, ठीक है, ये चीज हुई। तो ये चीज समझने की है कि ओवरऑल एक पूरे देश के अंदर कंफ्यूजन फैला करके, और जो सवाल है देश के, सबसे पहला सवाल क्या है कि जो नरावणे ने कहा वो हाँ या ना, सिर्फ इतना जवाब दे दो, कहा था या नहीं आपने? नंबर एक। एप्स्टीन फाइलों के अंदर जो था उसका बता दीजिए। ट्रेड डील की क्या अंदर उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं वो बता दीजिए। केवल एकालाप करते कब तक रहेंगे? 97 मिनट भाषण देके चले गए। कहा क्या उस 97 मिनट में? बोलते तो रहे, कहा क्या? व्हाट वाज द सब्सटेंस? आपने गांधी सरनेम चुरा लिया। अरे भले आदमी, तो हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, किसी चीज का कुछ पता नहीं, जो मर जाए बोल देना है। नेहरू गांधी के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। भाषण सुना आपने? 100 साल पहले 1947 और 100 साल बाद 2047, बीच की सवारी है ही नहीं। तो कर लीजिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप इस आदमी का? 12.5 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो सारी कोई झूठ गप लफाची। तो इन सारी चीजों का जब आप जवाब मांगा जाने लगा तो लोकसभा से भाग गए। आपने कहा क्यों भाग गए? राज्यसभा में राहुल गांधी नहीं थे इसलिए भाग गए। समस्या दूसरी है राम प्रकाश जी। नहीं, राहुल बिरला गांधी जी तो कुछ और कह रहे हैं। सर, बिरला जी तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया था क्योंकि मेरे पास इनपुट था कि यहाँ पर जो है कुछ जो है अहिंसा हो सकती है और कैसी घटनाएं हो सकती हैं इत्यादि इत्यादि। कल आपने एक चैनल पे टीडीपी के मिस्टर दीपक रेड्डी हैं, उनकी बात सुनी आपने? क्या कहा उन्होंने? कि कुछ महिला सांसद खड़ी थी, वो प्रधानमंत्री को काट सकती थी दांतों से। सोचिएगा। और जो आपके स्पीकर साहब कह रहे हैं, बिरला साहब, उनके पास जो पुख्ता जानकारी, जो उन्होंने कहा पुख्ता जानकारी, वो किसी सोर्स से आई तो वो सोर्स बता दे। नहीं तो शायद ये राम भद्राचार्य ने मोदी जी के मुंह बोले छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कौन से ने पर्ची निकाली थी, ये बता दे। कहां से पता लगा? वो कह रहे हैं ये घटना परसों की है राम प्रकाश जी, परसों की बता रहे हैं ना। तो परसों की घटना का जिक्र उन्होंने ठीक 23 घंटे बाद क्यों किया? उसका घटना का जिक्र तो उसी दिन करना चाहिए था उनको। प्रधानमंत्री का भाषण रद्द हुआ परसों, उनको बोलना था 5 बजे। 5 बजे इन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि आप मत आइएगा, इस तरह की स्थिति है। इनके हिसाब से, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं और आप नहीं कह रहे, ठीक? का आप वैसे मत आइए। और वो मीडिया में कब से आने लगी? क्योंकि वो स्क्रिप्ट लेट बनी। तो वो स्क्रिप्ट आई 1 बजे के आसपास अडानी के चैनल पे सबसे पहले। फिर अंबानी की सीनियर एडिटर ने ट्वीट किया उसको, अडानी के चैनल ने उसको हटा लिया। वो भी भेजूंगा, अब आपको दिखाइएगा दर्शकों को कैसे ट्वीट किया गया, फिर उसको हटाया गया। उसके बाद अंबानी की जो चैनल है CNN 18, उसकी पॉलिटिकल एडिटर ने वही खबर प्लांट जैसे होता सूत्रों के मुताबिक 3 बजे हाउस में क्या कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को मना किया था। तो ये बात आपको कब बतानी चाहिए थी? परसों जब आपने रद्द किया तब बतानी चाहिए थी। कल सुबह सुबह आप सुबह 11 बजे हाउस में आए तब बतानी चाहिए थी। 3 बजे कैसे याद आई आपको? क्योंकि स्क्रिप्ट लेट आई। साउथ ब्लॉक में स्क्रिप्ट बनती है ना, आपको पता, आपके एक मित्र हैं वहां पे स्क्रिप्ट राइटिंग जो करते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में राम प्रकाश जी एक बहुत जो बुरी बात हुई ना इस चेयर के लिए, वो ये कि ओम बिरला ने अब तटस्थ होने का दिखावा करना भी बंद कर दिया है। दिखावा तो करता है ना स्पीकर के भाई में तटस्थ, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। उनका कोट क्या था आपने सुना? कितना शर्मनाक है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को संसद न आने के लिए कहा क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि कांग्रेस सांसद उन पर हमला करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि इस कहानी पर भरोसा कौन करेगा राम प्रकाश जी, वो भी 22 घंटे के बाद। कल सुबह 11 बजे आप उसमें बोले हो, 12 बजे बोले हो, तब कहना चाहिए था, समझ में आता है। असल में तो परसों कहना चाहिए था, और इस पे FIR करानी चाहिए थी। सर, एक FIR सवाल कराते। ये है कि अगर बिरला जी को इनपुट मिल गया था कि कांग्रेस के सांसद उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो बिरला जी ने क्या किया था इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम क्या किए थे? अमित शाह कहां थे? और साथ में बिरला जी फिर उस समय चेयर पे आए क्यों नहीं? क्योंकि उस समय तो बिरला जी चेयर पे नहीं थे जब ये घटनाएं हो रही थी। तब बिरला अपने दफ्तर में बैठे थे। अगर बिरला ऑफिस में बैठे थे तो क्या उनको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है? नहीं नहीं, वो सारी, ये तो अब सब पोस्चरिंग है ना जनता के सामने, लोगों को बेवकूफ बनाने का, मीडिया को एक नैरेटिव देने का खेल है। आप क्या सोचते हैं कि अगर इस तरह की घटना होती तो स्पीकर खुद चेयर पे नहीं होते? प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, आपने स्पीकर के अलावा किसी और को देखा आज तक चेयर पे बैठे हुए? कभी देखा हो? बिरला साहब के खासतौर पर कार्यकाल में कभी मौका नहीं चूकते वो।
मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको देखना और वो सारी चीजें, तो वो अद्भुत अवसर वो कैसे चुका देते। लेकिन ये कहानी, ये पोस्ट स्क्रिप्ट है। जब पूरे देश में भद पिट गई, हुआ क्या राम प्रकाश, देखिए रूटीन में 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना था, सारे उछल उछल के चैनल चला रहे थे, सबने वो ब्रेकिंग चिपका रखी थी। ठीक, राहुल गांधी ने 1 बजे चुनौती दे दी थी कि ये लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो किताब लिए घूम रहे थे, उनको किताब देनी थी, तो उनको आना नहीं था। और ये बात बिड़ला को भी पता थी, प्रधानमंत्री को भी पता थी कि नहीं जाना वहां पे। ये फैसला तो दिन में ही हो गया होगा ना, इसीलिए कोई और चेयर पे था, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और सवाल ये है कि जो बिड़ला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की महिला आरोप, जो भी उन्होंने कहा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की वो कौन सी महिला थी सांसद जिनके डर से बिड़ला ने मोदी जी को सदन में आने से रोका था? और बिड़ला जी के वो खबरी कौन थे? कौन थे वो खबरी जिन्होंने इतने तगड़े इनपुट बिड़ला साहब को दिए? और ऐसे इनपुट जो वो 22 घंटे बाद जनता के सामने लेकर के आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की फेस सेविंग ग्रेस करनी थी। तो प्रधानमंत्री जो अपना फेस नहीं बचा सकता, उसका फेस बचाने के लिए अब स्पीकर आगे आ रहा है। ये कभी सुना था आपने? इन दोनों सवालों का जवाब बहुत मुश्किल है। तो अब तक जो ये था कि पंजाब वाला ही जवाब नहीं मिला था कि किसी और कैसे खतरा था। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री जी पंजाब चुनाव से पहले जा रहे थे वहां पुल के ऊपर से, पूरी एसपीजी, पूरा लाव लश्कर, सारा मौसम खराब था तो बाई रोड जाना पड़ा। जहां वो पुल पे रुके, उससे आगे 15-20 जवान अपने किसान झंडे लेकर के खड़े हुए थे, याद है आपको? और प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां से वापस मुड़ लिया और एयरपोर्ट पे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। ठीक, तो पंजाब के किसान जो प्रधानमंत्री से कई सौ मीटर दूर झंडे लेके खड़े थे, रूटीन में प्रदर्शन चल रहा था उनका, उनसे प्रधानमंत्री जी जान बचा कर आए। और अपनी ही सहयोगी सांसदों से, संसद के अंदर जो उनकी कुलीग है, उनसे भी उनको जान का खतरा था। कौन थे वो लोग? प्रधानमंत्री तो 56 इंची है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी भाग क्यों खड़े हुए? वो तो चीन को ला के दिखाते हैं भाई साहब, पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं। और महिला सांसद अगर सांसदों से डर जाते हैं, आपके को सामने नाना दिखाते हैं, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है 56 इंच चौड़ा करके और जवाब देते हैं उनको, और महिला सांसदों से डर जाते हैं, वो भी सदन के अंदर, बाहर नहीं है, सदन के अंदर। राम प्रकाश जी, इस देश में अगर संसद सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए, तो ये देश हम 144 करोड़ के लिए कैसे सुरक्षित है? नंबर 1, धरती की सबसे भयंकर सुरक्षा अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री को उपलब्ध है। ठीक, उसके बावजूद भी वो लगातार असुरक्षित है, लगातार असुरक्षित है। और प्रधानमंत्री पर हमले की बात कब कब आती है आपको ध्यान है? जब वो सबसे सीवियर क्राइसिस में होते हैं, तो ये इनका फेवरेट पास टाइम है कि मेरी जान खतरे में है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर 2-3 साल में आप क्या सुना करते कि फलाना मॉड्यूल पकड़ा गया, प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी थी। तो कभी से, याद से नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब संसद में भी अपने सहयोगी सांसद, विपक्ष को आपका शत्रु थोड़ी है, सहयोगी कहेंगे हम तो, ऑल कुलीग्स एमपीज, ऑल कुलीग पार्लियामेंटेरियंस, अगर उनसे प्रधानमंत्री को अगर वो है, तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का सीन याद है एग्जैक्टली इसी घटना का? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, मैंने फोटो भेजा, जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और सारे भाजपाई, महिलाएं नहीं पुरुष, उनके ऊपर कागज फेंक रहे थे, उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था और वो अपना भाषण दे रहे थे। वो तो नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा मेरे को खतरा था, मेरे ऊपर कोई हमला कर सकता था। और अगर प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, तो इस देश के गृह मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहना चाहिए। कहा इस देश का एनएसए? वो भी तो जेम्स बॉन्ड है। उनको सूचना नहीं है, स्पीकर साहब को सूचना है। आप कितना फेल्ड स्क्रिप्ट है, कितनी फेल्ड स्क्रिप्ट है, घटिया स्क्रिप्ट है। सर, क्या भाजपा को नहीं चाहिए, एनडीए को नहीं चाहिए कि वो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए? कि जब अगर स्पीकर को प्रधानमंत्री की चिंता ही नहीं है, इतना बड़ा इनपुट होने के बाद उसको साझा नहीं किया गया गृह मंत्रालय से, एनएसए से अगर नहीं किया गया या किया गया जो भी हो, पर अगर वो स्पीकर अपने आसन पर उस समय मौजूद नहीं थे, उस परिस्थिति को टालने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने का कोई प्रयास नहीं किया, भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए ओम बिरला के खिलाफ? नहीं, ओम बिरला साहब तो उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं भाई। दे आर ब्रदर इन आर्म्स। जो भाजपा ने कहा वो मंच अपने राइस पे बैठ करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मन से नहीं बोली। ये तो हम आप कह रहे हैं ना सर, ये तो तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं ना। ओम बिरला साहब तो ये नहीं कह रहे हैं। ओम बिरला तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमला होने जा रहा था प्रधानमंत्री पे, किसी तरह जिंदा बच गए। नहीं तो उनको एफआईआर करानी चाहिए ना तुरंत। हु स्टॉप्स हिम? वो बताए
कि कहां से इतना क्रेडिबल इनपुट आया था, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी निकाल दिया था। मेरा तो सवाल आपसे कि उनको 22 घंटे बाद ये बात कैसे याद आई? उनको हाउस को इमीडिएटली बताना चाहिए था, ऐसी बात थी तो इसीलिए तो कह उनको रहा हूं कि पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे के पूरक है वो। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अदना सा भी बोलता है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं आप, किस तरीके से प्रसन्नचित्त मुद्रा में आह्लादित होते हैं वो। और जैसे ही अपोजिशन का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा भी हो जाए तो उनके चेहरे की जो भौहें तनती हैं, उनके चेहरे पे जो तनाव दिखता है, तो वो तो बेशक स्पीकर जरूर बन गए, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं वहीं बसती है जो काम वो कर रहे हैं। इट वॉज ए पुअरली रिटन स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते स्पीकर ने अपने पद की गरिमा को तार तार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। विपक्ष विपक्ष भी तो सर प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। विपक्ष क्यों नहीं ला सकता है? विपक्ष लेकर के आए कि ओम बिरला साहब ने चिंता क्यों नहीं की हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, क्यों उसके लिए उचित कदम नहीं उठाया, क्यों वो स्वयं वहां आसन पर नहीं आए, क्योंकि स्थिति उनसे बेहतर कोई और तो कंट्रोल नहीं कर सकता था वहां पे। नहीं, विपक्ष तो अभी नारेबाजी में लगा हुआ है ना, विपक्ष को तो बोलने नहीं दिया। विपक्ष के नेता को ही जब लोकसभा में नहीं बोलने दे रहे तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जब आएगा, आज बजट पे चर्चा आज भी थी, कल भी थी 11 बजे के बाद, कहां बजट पे चर्चा शुरू हो पाई? भाई जब आपके एलओपी को ही नहीं बोलने देंगे तो उस कार्रवाई का मतलब भी क्या है? तो विपक्ष तो बात कह रहा है अपनी, सदन के बाहर भी कह रहा है। जब हाउस में आएंगे, बजट पे चर्चा होगी, तो फिर वही होगा कि भाजपा ही कुछ भी कहेंगे, कांग्रेस या विपक्ष जब भी बोलेगा तो कहेगी केवल बजट में बोलो। अभी तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी ना, कि भाजपा ही तो फ्री फॉर ऑल है, और जब ये बोलेंगे तो फिर कुछ मतलब जो है बिल्कुल लिमिटेड बजट पे बोलना पड़ेगा या प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बोलना पड़ेगा। ये तो बिरला जी चेहरा देख करके नियम बताते हैं ना, कि आप अपना चेहरा दिखाइए, बिरला जी नियम बता देंगे। प्रधानमंत्री जी के 500 रेफरेंस दे सकता हूं मैं, जब वो किताब से बोल रहे थे, और हर प्रधानमंत्री बोला है, लेकिन राहुल गांधी को अलाउड नहीं था। उन्होंने ऑथेंटिकेट भी कर दिया था, किताब भी दिखा दी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अनपब्लिश्ड बुक है। हाथ में किताब लिए घूम रहे आप, मैं कह रहा हूं अनपब्लिश्ड है। इसका तो क्या ही इलाज है राम प्रकाश जी? जब आप नहीं मानने को तैयार तो ठीक है, फिर सड़क का रास्ता है, वो सड़क पर कर रहे हैं अपना जो कुछ भी करे। तो सर ये एक और चीज है, थोड़ा इससे अलग है। कल प्रधानमंत्री ने रोनित बिट्टू का जिक्र करते हुए कहा कि भाई सिख कम्युनिटी का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया और वो फितरत रही है इत्यादि, वो बहुत लंबा बोले हैं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन एक और मंत्री हैं उनके, वो भाजपा में आते हैं, हरदीप सिंह पुरी नाम है उनका, वो एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ रहा है सामने, जहां प्रधानमंत्री जी का भी शायद जिक्र हुआ है, कुछ मेल वेल है और वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कोई दिक्कत उस पर बहुत नहीं है। तो एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम आ रहा है हरदीप सिंह पुरी साहब का, उससे सिख समाज आहत नहीं होता है? उससे सिख समाज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं अपमान नहीं हुआ सिख समाज का? नहीं नहीं, उससे मोदी जी का डंका मजबूत हुआ पूरी दुनिया के अंदर। इसको आप थोड़ा सा एप्स्टीन पॉजिटिवली के साथ देखिए। नाम आने से ऑब्वियसली मोदी जी भी क्या अभी तक जवाब दिया क्या? मोदी जी ने स्वीकार ही नहीं किया, बात खत्म। जाइए आप राहुल गांधी को आप क्या सोच रहे, केवल इसी में बोलना था क्या? ये मुद्दा तो जो उचित लगे करो, वो तो बाद में आया, जैसा मैंने आपको कहा, जो बेंगलोर का सांसद था तेजस्वी सूर्य, वरना तो एप्स्टीन फाइल्स पे ही घेरा जाना था इनको, ये मान करके चलिएगा। ट्रेड डील पे ही घेरा जाना था इनको। तो ये तो अभी अपनी जात बचाने के लिए भाग रहे इधर उधर। और हकीकत क्या है कि एप्स्टीन फाइल में तो अकेले इसका नाम थोड़ी, अनिल अंबानी का भी नाम है, उसमें तो राफेल का भी जिक्र है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं लगातार आ रही है। कैसे एक अधिकारी जिसका एप्स्टीन में नाम था, उसको देश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, देखा होगा आपने वो सारा। तो एप्स्टीन को तो अभी टच ही नहीं कर रहे ना पॉमेरियन मीडिया, कोई भी टच नहीं कर रहा उसको। तो आपको तो ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की पार्टी, जो आंदोलनकारी किसान थे, जो दिल्ली की सड़कों पे सब मौसमों में बैठे हुए थे 1.5 साल तक, उनको क्या कह रहे थे? खालिस्तानी, अलगाववादी। हजारों किसानों को, जो बेचारे धूप में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में वहां संघर्ष कर रहे थे, वो तो खालिस्तानी थे, अलगाववादी थे। वो सिखों का मान था जो मोदी जी कर रहे थे, उनकी सांसद कंगना रनावत कर रही थी, उनके पॉमेरियन जनरल कर रहे थे। और एक राजनीतिक बात राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को कही, बिट्टू को, जो उन्हीं के पार्टी में था, जो वहां से भाग करके बीजेपी में गया। भागने वालों को क्या कहा जाता है? सम्मान, उनको माड़ा पढ़ाई जाती है क्या? क्या कहा जाता है उनको? भगौड़े और गद्दार, ये इसके अलावा भी कोई शब्द है? किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति को कहने से पूरी कौम कैसे बर्बाद होगी? मोदी जी के लोग तो सारे किसानों को खालिस्तानी कहते थे भाई, तब तो सिखों का अपमान हुआ था, अब अपमान हो गया एक आदमी को कहने से। तो इनको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, यही आपको देखना पड़ेगा। ये सुबह से शाम तक इंदिरा गांधी को क्या क्या बोलते, कल भी बोला ईरान की, उसको मिसकोट करते हुए, तो क्या पूरे देश की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ?
नेहरू जी के बिना कोई भाषण शुरू और खत्म नहीं होता। जब उनको वो कहते हो तो क्या सारे देश के ब्राह्मणों का वो नहीं होता? डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब आप कमजोर कायर प्रधानमंत्री कहा करते, डरपोक कहा करते, रेनकोट पहन के नहाने वाला कहते थे, तो सिख बिरादरी का अपमान नहीं था? मोदी जी कहा करते, ये आपको याद दिला दिया मैंने, मोदी जी कहा करते, तो वो जो ये कहा करते वो मान था, और जो राहुल ने बिट्टू को कह दिया वो अपमान है। तो ये वो चीज है कि ये डिफाइन करेंगे अब इस देश के अंदर क्या है। किसी चीज का कोई वो नहीं देंगे। क्या कह रहे थे कल बंगाल को लेकर के कि भाई ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। घुसपैठी आए कहां से? और घुसपैठियों को निकालने का काम किसका है? स्टेट का है आपका? और देश में क्या करेंगे? उनकी वोट बचाना चाहते हैं। 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस मिले हैं, सारे घुसपैठी हैं वो। उसमें तो नोबेल लॉरेट भी है, उसमें तो क्रिकेटर्स भी है, उसमें तमाम तरह के लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो सारे घुसपैठी हो गए। ये प्रधानमंत्री जी की ज्ञान का स्तर है। असम को लेकर के भारत रत्न का जिक्र किया कि भारत रत्न देने, हमने भारत रत्न दिया गायक को, भूपेन हजारिका को। कांग्रेस ने विरोध किया। बताइए मुझे किसने कहा कांग्रेस में कि नहीं देना चाहिए? क्या कह रहे थे कि मुझे मोदी तेरी कब्र खुदेगी? किस कांग्रेसी ने कहा? बताइए बताइए। अभी यूजीसी के मामले में सारे उत्तर प्रदेश में लोगों ने नारे लगाए और योगी की पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थी। उनको जिक्र नहीं किया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस की रैली में किसी उत्साहित कार्यकर्ता ने लगा दिए, उस पर राज्यसभा में 15 मिनट ज्ञान देते रहे। तो प्रधानमंत्री जी का जो पद की जो गरिमा स्तर था उसको ये तार तार कर चुके हैं, चीजों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो अब लफाजी करके जो इनकी आदत है चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश जी। इतनी सी बात है। बिल्कुल, हालांकि अब इससे देश डाइवर्ट होगा नहीं, ऐसी तमाम कोशिशें अब देश समझ चुका है कि क्यों होता है। बड़ी संख्या में लोग इसको समझ चुके हैं। फिलहाल भले ही वो चुनावी जीत का दंभ भर रहे हो, बार बार उस चुनावी जीत को उदाहरण बना करके और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करें, पर देश समझता है, देश जानता है, और देश को ऐसे मामलों से बरगलाना बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता है। इसका उपाय शायद देश के लोग निकालेंगे या फिर भाजपा खुद निकाल लेगी। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? वो जो 1 करोड़ ने महत्वपूर्ण बात की ना वो रहेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी चोरी करने की पुरानी आदत है गांधी परिवार की, और ये जो है गांधी का सरनेम भी लेके उड़ के चले गए। सोचिएगा राम प्रकाश जी, देश का प्रधानमंत्री सदन में कह रहा है। इसकी हकीकत क्या है? शादी से पहले इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। ठीक, 26 मार्च 1942 को उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। रिकॉर्ड की बात है ये सारी की सारी। फिरोज का जन्म आपको पता है पारसी परिवार में हुआ था, और जन्म के समय उनका नाम फिरोज गांधी था। गांधी घोड़ा घेवल गांधी था। हालांकि 1930 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम बदलकर फिरोज गांधी कर लिया था। यह रिकॉर्ड की बात है। फिरोज और महात्मा गांधी में कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। और हमारे यहां जब कोई लड़की बहू बनकर के किसी परिवार में जाती है तो किसका सरनेम यूज करती है? अपने पति का। तो शादी होने के बाद इंदिरा गांधी ने वो नाम फिरोज गांधी से लिया। स्वाभाविक है, उनकी धर्मपत्नी थी। ठीक, और उसके बाद अपना क्या नाम है, राजीव और संजय, उसके बाद राहुल और प्रियंका, सारे का सारा वो चलता रहा। इसमें चोरी का हुई। और कौन कह रहा है? ये व्यक्ति जो 2014 के एफिडेविट में पहली बार ये स्वीकार कर रहा है कि मैं मैरिड हूं। उससे पहले उन्होंने कभी नहीं बताया किसी को। लोकसभा का फॉर्म भरते हुए 2014 का, तब उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि मैं मैरिड हूं और मेरी पत्नी का नाम ये है, यशोदाबेन जी। वो कह रहा है कि गांधी परिवार चोरी करता है, वो भी सरनेम। कितना बड़ा करेक्टर पे लांछन है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, सदन पे के पटल पे खड़े होकर के फैक्चुअली रॉन्ग है। और इस पे आपको पता प्रिविलेज मोशन आता है, लेकिन कौन लाएगा, कौन परमिशन देगा? प्रधानमंत्री जी सदन की बहस को, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कहां लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री ये बोलेंगे? कहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण में? गांधी के सरनेम का जिक्र था। अगर राहुल गांधी बोलते, विपक्ष बोलते, तो क्या कहती चेयर कि आप ये नहीं बोल सकते? प्रधानमंत्री जी के लिए फ्री फ्लो था। कल जो उन्होंने बातें की 97 मिनट में, उनमें से कितनी बातों का जिक्र राष्ट्रपति के भाषण में था? बट ही वॉज फ्री, ही वॉज नेवर टोल्ड टू ऑथेंटिकेट। और अपोजिशन का कोई भी आदमी खड़ा हो, चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका हो, क्या कहा जाता है चेयर से? ऑथेंटिकेट कीजिए। प्रधानमंत्री के सामने तो तालियां बजा रहे थे। जो मोदी सदन में आए तो मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। राहुल के सामने किसी ने ताली बजा दी तो स्पीकर ने स्नब कर दिया। कल जब चेयरमैन देख रहे थे और मोदी आए तो शहंशाहों की तरह, जैसे उत्तर कोरिया में होता है, वैसे मोदी मोदी के नारे लगे। सारे देश ने देखे। कर लीजिए, आप क्या करें? नया भारत है। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अब ये सारी जो परिस्थितियां हैं देश देख तो रहा ही है, अब उसका समाधान कितनी जल्दी हो जाता है ये शायद ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर।